हेलो स्पंजबॉब, तुम कहाँ थे? जी तो पाकिस्तान लीग देखिए ARY पर अगला प्रोग्राम कि जंग में तो आप कामयाब हैं लेकिन इश्क में नाकाम। मैं बहुत डर गई थी कि कहीं कुछ हो ना गया हो आपको। आर्ट फॉर्म, एनी आर्ट फॉर्म, इधर इट्स डांस, इधर इट्स पेंटिंग और सिंगिंग और व्हाटएवर, टीचेस यू अ लॉट। कोई भी आपके साथ अगर अच्छा या बुरा बिहेव कर रहा है तो वो खुद को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को या अपनी फुलफिलमेंट को। हम लोगों के मुंह नहीं बंद कर सकते, लेकिन हम अपने आप का नज़रिया चेंज कर सकते राइट। हैं। तो बट हाउ यू बिकेम दिस पर्सन? 3 चैनल ने एक साथ बुलाया था, वाओ, हम, ARY एंड जियो, ओके। फॉर देयर आइडेंटिटी वोकल। बट समहाउ मैंने तीनों को ही ज्वाइन नहीं किया या नहीं कर पाई। हेलो सारा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हो। ये हमें कैमरा पहले ऑन करना चाहिए था, अभी आप वीडियोस वापस से प्ले करें एंड यू हैव टू अगेन रीप्ले फॉर द ऑडियंस कि आप क्या सुना रही थी हमें। कि मैं आपको क्या सुना रही थी? हाँ। मैं आपको बेसिकली हम ये बात कर रहे थे कि व्हेन यू डू ह्यूमन वोकल और कार्टून कैरेक्टर तो उसमें पिच का डिफरेंस होता है। बट हम ये बात कर रहे थे कि ह्यूमन वोकल करते हुए भी पिच का डिफरेंस होता है, बट इट डिपेंड्स कि वो कंटेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। लेट्स से मुझे लग रहा था कि जब आप कार्टून वर्सेस ह्यूमन करते हैं तो ही पिच डिफरेंस आता है। आई नेवर थॉट कि ह्यूमन, अगर आप 2 डिफरेंट ह्यूमंस का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो पिच इतना फर्क तो नहीं आएगा, बट आता है। लेट्स से कि अभी हम कुछ सॉफ्ट म्यूजिक के लिए या फिर जो कंटेंट की रिक्वायरमेंट है विच इज़ वेरी पोलाइट एंड सॉफ्ट, सो दिस इज दिस, वी कैन हियर दैट। फूलों जैसा लहजा, स्टाइल में कहानी, see, very soft and polite. And other content, नॉर के साथ रिफ्रेश करो इफ्तार और दिखा दो कि अब तो इफ्तारी ऐसे ही बनेगी। very different pitch. So म्यूज़िक ऑल्सो वेरी करता है। अभी इस वाली सेकेंड वाली एड में वो BTS था, उसमें म्यूज़िक नहीं था, बट म्यूज़िक के साथ सिंक्रोनाइज होना वोकल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज वो थोड़ा सा क्लैशिंग साउंड करता है। द वे वी से कि सुर तो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब हवा में सुर हैं, बट जब आपको शोर लगता है तो वो क्लैशिंग है। मे बी वो सुर हारमनी में नहीं है, बट हारमनी में है जब, तो वो आपको अच्छे सुनाई देंगे। सो या वंडरफुल। सो द पीपल हु आर वाचिंग यू, आई मीन ऑफ कोर्स आपका टाइटल तो नीचे वॉइस ओवर आर्टिस्ट आ जाएगा, बट हाउ यू बिकेम दिस पर्सन? अब आपको ये जो म्यूजिक और डायलॉग के साथ में हार्मनी है, ये तो अब जाके समझ आई है ना? आई मीन हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग? 7-8 years? It's been, I think, 10 years. Since right. 2016, I'm working, Right. and I started as an intern. जब मुझे हम क्या चैनल के नाम ले सकते हैं? हाँ, of course. तो मैं इनिशियली यूनिवर्सिटी में जब सेकेंड ईयर में थी तो हमारी यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप्स आई, और Which university? एम्स, विच इज़ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, और वो एसोसिएटेड है, एफिलिएटेड है KU के साथ। सो एग्ज़ाम्स जो हैं वो फाइनल एग्ज़ाम्स KU आपका कंडक्ट करता है, बट बाकी आप प्राइवेटली क्लासेस ले रहे होते हैं। तो मेरे जैसा स्टूडेंट जिसको सैटरडे संडे ही पढ़ना था और वीक में जॉब करनी थी और फिर म्यूज़िक भी सीखना था और डांस भी सीखना था और सब कुछ करना था, तो इनिशियली मैं होस्ट को जियो पाकिस्तान में हुमा को और उसामा भाई होते थे उस वक्त, उनको प्रिंट आउट देती थी, और जो रन डाउन आपका होता है जो आप पूरा शो डिज़ाइन करते हैं, और मुझे ऐसा लगता था कि पूरा शो मेरी वजह से चल रहा है, अगर मैंने प्रिंट आउट नहीं दिए तो शो ही नहीं चलेगा। सो ये कॉन्फिडेंस मैं उस वक्त कैरी करती थी, और शायद उसी पॉजिटिव एनर्जी ने मुझे करते 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 अभी तक जो भी सीख रहे हैं या जहाँ तक भी हैं, शायद उसी की वजह से। ओके, सो क्विकली गो थ्रू, टेक अस थ्रू योर जर्नी कि आपने इंटर्नशिप की, आपने यानी जियो में भी काम किया, देन आपने ARY में भी काम किया, आपने बताया था आपने एज एन AD भी काम किया है, बीच में प्रोडक्शन भी की है, तो वो सब मिक्स हो गया है मेरे दिमाग में। एक दफ़ा कोई ऑडियंस को बता दें। अच्छा, वही जब आपने कहा ना कि अब यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो आप बताएं, तो अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ जब भी मुझसे कोई पूछे कि मैं अभी क्या बताऊँ। सो मोस्टली पीपल मुझे रिकग्नाइज करते हैं एज वॉइस एक्टर, विच इज़ मुझे खुशी भी होती है। लेकिन स्टार्ट मैंने किया था एज एन AP, जैसे मैंने बताया कि जियो न्यूज़ से। न्यूज़ में मैंने प्रोग्रामिंग इंफरटेनमेंट के लिए ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ मेकिंग, उर्दू टाइपिंग, बड़ा रोना आता था टाइप करते हुए और फिर भी करना पड़ता था, बट वो जर्नी थी और सीखा, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था।
फिर उसके बाद जो भी एक प्रोग्राम को प्रोड्यूस करने में आइडिया टिल एग्जीक्यूशन होता है इंटरटेनमेंट के लिए, वो सीखा एंड देन आई स्विच्ड टू डॉन न्यूज़। उनके मॉर्निंग शो के लिए मैं हायर हुई एंड देन मॉर्निंग शो प्लस रमज़ान ट्रांसमिशन आई वाज डूइंग एज एन एसोसिएट प्रोड्यूसर। सम ऑफ द शो मैंने कुछ पूरे खुद ही कंटेंट वगैरह सारा खुद ही किया, यू कैन से एज प्रोड्यूसर, बट वो मेरी डेजिग्नेशन नहीं थी, बट काम हम सभी कर रहे थे। फिर मुझे 3.5-4 सालों में रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक न्यूज़ इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मीनवाइल मैं जब जियो न्यूज़ में थी तो मैं दोपहर के टाइम मेरा ऑफ हो जाता था 2 बजे यूजुअली, क्योंकि हम सुबह 6 से 2 शिफ्ट कर रहे होते थे क्योंकि मॉर्निंग शो है। उसके बाद अगर कोई न्यूज़ रिपोर्ट बनानी है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं अपनी क्लास लेती थी नापा में म्यूज़िक की। वो मैंने 1.5 साल पढ़ना सीखा म्यूज़िक में क्या? म्यूज़िक में मेनली वोकल, बट वोकल के साथ जो और सब्जेक्ट थे वो ईस्टर्न थ्योरी, वेस्टर्न थ्योरी एंड तबला अंडरस्टैंडिंग, आपकी लिसनिंग को बेहतर करने के लिए कीबोर्ड स्किल्स, कि आप सुरों को रिकग्नाइज़ कर पाएँ, क्योंकि गाना सिर्फ गले से नहीं होता, आपके कानों को पता होना चाहिए कि आप क्या सुन रहे हैं, और दिमाग और कान और गला सिंक्रोनाइज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं तब भी, अगर आप वोकलिस्ट हैं तब भी। अच्छा, यस, तो क्या ये वाली इन्फॉर्मेशन ने एज ए वॉइस आर्टिस्ट आपको हेल्प किया है? बहुत ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन ने मुझे हेल्प किया। रियाज ने हेल्प किया, क्योंकि जब आप जो वोकल प्रैक्टिसेस हैं, जो देखिए जब आप बात करते हैं तो सुर ही ना, और जब आप म्यूज़िक पढ़ रहे हैं और आप वोकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, रियाज कर रहे हैं लेट्स से, तो आप सुर मैच करके सुरों पे सस्टेन रहना सीख रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि वो जब भी शायद किसी क्लास में आपने देखा हो कि वो सा एंड पा एंड सारे गामा पा दा नी सा का रियाज एंड देन सा गा रे मा पा दा, वो जो भी सारे पलटे कहते हैं म्यूज़िक लैंग्वेज में, तो वो आपके वोकल कोड्स को ही एक्टिवेट कर रहा होता है ना, क्योंकि सिंगिंग में आपको मल्टीपल एरियाज ऑफ योर वोकल कोड्स रिक्वायर्ड होते हैं कि कोई सुर जो है वो कैसे कहना है। फॉर एग्जांपल ओपरा सिंगिंग इज़ अबाउट द हाई नोट्स, तो जो हेड वॉइस भी आपकी होती है, नेजल वॉइस होती है, थ्रोट वॉइस एंड चेस्ट वॉइस एंड स्टमक वॉइस, तो वो जब एक्टिवेट होता है तो उससे एक्सप्रेशन बेहतर होते हैं आपकी वॉइस एक्टिंग के। सो हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए। कमिंग बैक टू द नॉट डिस्ट्रैक्शन एट ऑल, आई वुड वांट टू लर्न फ्रॉम दिस। ओके, सो कमिंग बैक टू द जर्नी, सो म्यूज़िक के साथ मैं फैसल कुरैशी, वन ऑफ माय एक्स बॉस, हम उनके पास मैं वॉइस एक्टिंग के लिए जाती थी। इनिशियली जब जियो में ही थी, ऑडिशन देने गई, पता नहीं सेलेक्ट होंगी या नहीं होंगी, फिर सेलेक्ट हो गई और उन्होंने कहा कि जितनी रेडियो स्टोरीज़ हम इंफॉर्मेशन बेस्ड रेडियो स्टोरीज़ प्रोड्यूस करते थे वर्ल्ड बैंक के लिए, तो फिर उन्होंने कहा कि सारे जो लीड कैरेक्टर हैं वो सारा करेगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा कर रही है। तो ये मेरे लिए बहुत एक बात थी कि बड़ी जीत थी। बट वॉइस एक्टिंग की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि हमारे एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझसे कुछ अनाउंसमेंट्स करवानी शुरू की इनिशियली। तो उन्होंने कहा कि वो सारा ये करेंगे आप, क्योंकि जब हम न्यूज़ के लिए जब आप रिपोर्टर होते हैं, एसोसिएट प्रोड्यूसर होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो आप अपना जब कोई न्यूज़ रिपोर्ट बनाते हैं तो उसकी वॉइस ओवर भी यूजुअली आप खुद ही करते हैं। वो कोई भी कर रहा होता है, नॉट नेसेसरी कि वो वॉइस एक्टर हो। वहाँ सुन के मुझे लोग कहते थे कि यू कैन डू दिस। न्यूज़ सुनाए ना थोड़ी सी आप न्यूज़ अगर सामने हो तो मैं बिल्कुल पढ़ सकती हूँ, अदरवाइज़ वो बनेगी नहीं मेरे दिमाग में इस वक्त, क्योंकि मैं भागती हूँ थोड़ा सा न्यूज़ से। सो आई वांटेड टू से कि वहाँ से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हुआ कि उन्होंने मुझसे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह कराए आउटसोर्स, और वो था क्या, वो चेज़अप की अनाउंसमेंट्स थी। मुझे ये था कि मेरी चेज़अप में आवाज़ चलेगी, वाह कि अच्छा, क्योंकि जब शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आप कुछ अनाउंसमेंट सुन रहे होते हैं ना, एंड काफ़ी टाइम में रिजेक्ट होती रही एंड देन फाइनली सेलेक्ट हो गई, एंड वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि ओ वाह मैं सेलेक्ट हो गई। एंड दानिश भाई, मैं उनको मेंशन करना चाहती हूँ, स्पोर्ट्स के बहुत नाम है, दानिश अनीस होस्ट भी हैं, अब आई होप कि वो एनालाइज भी करते होंगे चीज़ों को, आरजे भी हैं। तो मैं कभी उनसे डिस्कस करती थी वॉइस नोट्स पे कोई बात, तो मुझे कहते थे कि तुमने अपनी आवाज़ सुनी है, तुम सारी बातें छोड़ के अपनी आवाज़ सुनो पहले, अच्छा तुम ऑडिशन के लिए जाओ, आरजे बनो। मैं कहती थी यार आप दानिश भाई ऐसे ही बोल रहे हैं, मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकती, बट मेरे सर्कल में अच्छे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे, जियो मैं कहती हूँ कि मेरा पेरेंट चैनल रहा
मेरी करियर की ग्रोथ में मुझे मेरे सीनियर्स ने बहुत सिखाया और कॉन्फिडेंस दिया। हफ्सा हमारी वो थी, बॉस थी, उन्होंने, मैं कुछ गलत भी करती थी तो वो कहती थी वाओ। हाँ. तो वो कॉन्फिडेंस शायद मुझे उन्हीं अच्छे लोगों से मिला और वो आगे चलते चलते फिर न्यूज़ से मुझे लगा कि नहीं कर सकते। थिएटर किया, अनवर मकसूद साहब का लिखा हुआ थिएटर था, पहला थिएटर था नाच न जाने, जिसमें रिक्वायरमेंट थी कि जो एक्टर है उसको गाना भी आता हो, उसको डांस करना भी आता हो और वो एक्टिंग भी जानता हो। एक्टिंग का मुझे शौक़ था, वॉइस एक्टिंग मैं कर रही थी और म्यूज़िक से थोड़ी सी एसोसिएशन थी और डांस भी मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही थी। प्रॉपरली कुछ भी नहीं किया इनमें से, बट सीख रही थी। तो वो सिंक हो गया और वो मैं उसमें सिलेक्ट हो गई। हालांकि मैं एक्टिंग नहीं पढ़ती थी नापा में, बट बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो जाती थी कि मैं एक्टिंग पढ़ रही हूँ, क्योंकि शायद मेरे एक्सप्रेशन से या उनको लगता था। फिर क्योंकि FQ के साथ फैसल कुरैशी जो यूफोन के बहुत सारे एड्स उन्होंने बनाए और काफ़ी फेमस उनका ह्यूमर रहा है, उनके साथ उनको मैंने एक दिन, वो फिल्म बना रहे थे तो मैंने कहा FQ मुझे कास्ट करना है, मुझे एक्टिंग करनी है। तो उन्होंने कहा कि कास्ट तो मैं नहीं कर रहा आपको, आप AD आ जाओ। मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। एक और चीज़ थी कि शायद मैंने इनकार नहीं किया किसी भी काम को, करते चले गए कि एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स सी। वो फिल्म का एक्सपोजर बहुत अच्छा था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो फिर अभी तक की जर्नी में मैंने एज एक्टर काम कर लिया, वॉइस एक्टर काम कर लिया, म्यूज़िक सीखा, डांस थोड़ा थोड़ा सीखा, एज एन एसोसिएट प्रोड्यूसर फॉर न्यूज़ एंड देन असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर फिल्म्स, फीचर फिल्म्स, क्योंकि फीचर फिल्म की ड्यूरेशन बहुत लंबी होती तो बहुत कुछ सीखते हैं उसमें। एंड देन अगेन मुझे फिर एक 3 चैनल ने एक साथ बुलाया था, हम, ARY एंड Jio, फॉर देयर आइडेंटिटी वोकल। बट समहाउ मैंने तीनों को ही ज्वाइन नहीं किया या नहीं कर पाई, सिचुएशन फेवरेबल नहीं थी जिस भी वजह से, वो आई कैन नॉट, वो आई डू नॉट वांट टू डिस्कस एक्चुअली। तो फिर लेटर ऑन ARY ने मुझे 2 साल बाद दोबारा फ़ोन किया एंड दे सेड कि हम दोबारा ऑडिशंस कंडक्ट कर रहे हैं, सो आप आना चाहेंगी। मैंने कहा व्हाई नॉट, हम करते हैं। सो वो मैंने 12 ऑडिशंस हुए, दे टोल्ड मी, उनमें से फिर आई थिंक 3 शॉर्ट लिस्ट हुए, फिर 2 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए एंड देन फाइनली मैं सेलेक्ट हुई फॉर देयर आइडेंटिटी वोकल, आई वुड से फॉर द होल नेटवर्क। टेल पीपल व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी वोकल? फॉर इंस्टेंस किसी भी चैनल पे जब आप टाइम टेल्स सुनते हैं या आप ब्रांडिंग सुनते हैं, दिस प्रोग्राम टाइम टेल इज़ फॉर इंस्टेंस यू से जीतो पाकिस्तान लीग, देखिए ARY पर अगला प्रोग्राम। So that's the timetable for that particular show or program or drama. And then branding, let's say जो sponsors हैं जिससे channel रवा दवा है, let's say you say this program is brought to you by Sidilac or say any brand. So I'm hired for the whole network, I would say. Digital Zindagi for their international beams, UK, US, Middle East and Pakistan. And plus मैं अपने जो कमर्शियल वॉइस ओवर्स करती हूँ वो कर रहे होते हैं। फिर अच्छा निकलोडियन, मुझे पता नहीं था कि ARY के ही अंडर अम्ब्रेला है। सो कोविड में एक ऐसा चेंज आया, अगर वॉइस एक्टिंग की जर्नी को थोड़ा हम हाईलाइट करना चाहें, कि मुझे एक, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर अब मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर ही रही थी, तो उसमें अब ये था कि अपने कुछ प्रोजेक्ट्स की वॉइस ओवर मैं खुद ही कर रही होती थी। क्लाइंट की तरफ से भी कभी होती थी डिमांड, कभी मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ तो मैं कर लेती थी। तो वो करते करते एक स्टूडियो में मुझे 2 ऑडियो इंजीनियर्स मिले एंड दोनों अलग अलग इदारों से एसोसिएटेड थे, अब्दुल्ला एंड अजय। और उन्होंने मुझे कहा कि तुम डबिंग क्यों नहीं करती हो, तुम्हारा वोकल तो बहुत डबिंग फ्रेंडली है। तो मैंने कहा मुझे पता ही नहीं कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है। तो अजय ने मुझे उर्दू वन के लिए कहा कि आप यहाँ पर हमारे पास आएँ ऑडिशन के लिए। ही वाज वर्किंग फॉर उर्दू वन, आई थिंक ही इज़ स्टिल वर्किंग फॉर उर्दू वन। तो एंड अब्दुल्ला ने मुझे कहा कि आप किड जोन, जो कार्टून बहुत ज़्यादा जो एक चैनल पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर रहा है कार्टून्स को, किड जोन में ऑडिशन के लिए। एंड अर्तुल गाजी के ऑडिशन हो रहे थे एक प्रोडक्शन हाउस में, तो वहाँ पर भी मुझे अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ भी ऑडिशन करते हैं। फिर एक और किसी ने मुझे कहा कि आप एज एन आरजे के लिए ऑडिशन देना है। तो अब कोविड था, मुझे कहा यार काम तो करना है, फारिग तो बैठ नहीं सकते। और मैंने 4 जगह ऑडिशन दिया
और मैं हर जगह ही सिलेक्ट हो गई लकीली। अमेजिंग। तो वहाँ से वही एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट हुई और करते करते विदिन 2 years मैंने अपना स्टूडियो बनाया एज एन एंटरप्रेन्योर। और निकलोडियन के प्रोजेक्ट्स, हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट्स मैंने एज डायरेक्टर प्रोड्यूसर किया। वन ऑफ द प्रोजेक्ट वाज वेरी फेमस डोरा। मे यू हैव आई थिंक हर्ड यू हैव हर्ड अबाउट इट। सो 2 सवाल करूँगी मैं। सबसे पहले तो आपने बोला कि जी 4 ऑडिशन में आप माशाल्लाह से सिलेक्ट हो गई। बट ऑल्सो द थिंग इज़ कि जब आप इस जर्नी में आते हैं, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आप कह रही हैं कि आपको बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने आपको गाइड किया, वरना जनरली जब आप उस फील्ड के लोगों से मिलते हैं तो वो आपको उस रास्ते पे नहीं लेकर जाते क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है। पीपल आर लाइक यार ये मैं क्यों इसके साथ शेयर करूँ, मैं क्यों इन्फॉर्मेशन दूँ, मैं क्यों नंबर्स दूँ, मैं क्यों इसे काम दिलवाऊँ। तो कहीं भी वो एनर्जी नहीं फील किया आपने? अच्छा, वो एनर्जी उस एनर्जी ने मुझे इफ़ेक्ट नहीं किया। वो डेफिनेटली थी, होती है आपके अराउंड। एक मेरी वॉइस एक्टिंग की जर्नी से रिलेटेड जो पहली स्टोरी है वो ये है कि मेरा जब अर्थरुल गाजी वाला जो ऑडिशन था उसमें जब मैं जा रही थी तो मैंने बड़ा एक्साइटेडली एक फ्रेंड को बताया कि यार मेरा ऑडिशन है और मैं जा रही हूँ। तो उसने मुझे कहा कि मुझे भी ऑडिशन देना है। एंड हम जब फ़ोन पे बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ओनली कैरेक्टर एक बचा था जिसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था और मल्टीपल ऑडिशन उसी के लिए हो रहे थे। अच्छा नहीं, उसी प्रोडक्शन हाउस में उससे 2 साल पहले मैं गई थी, आई रिमेंबर नाउ। और जब हम जियो के साथ ही मैं एसोसिएटेड थी, तो दैट फ्रेंड ऑफ माइन उसने कहा, उसने इंटरेस्ट शो किया कि मुझे भी जाना है। मैंने कहा व्हाई नॉट, लेट्स गो टुगेदर। हालांकि यूजुअली ऑडिशंस में कभी भी कोई प्रेफर नहीं करता या मोस्टली लोग प्रेफर नहीं करते कि आप उसी सीट के लिए जिसके लिए आप सिलेक्ट होने वाले हैं या रिजेक्ट वट एवर, आपको पता नहीं है, बट आप ऑलरेडी अपना कॉम्पिटिटर साथ लेके जाएं। तो अननोइंगली वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी मुझे नहीं पता कि कहाँ से थी, मुझे कोई खौफ ही नहीं था किसी बात का। और जब हम गए ऑडिशन दिया हमने तो मैं रिजेक्ट हो गई और वो सिलेक्ट हो गई। एंड जब मैं वापस आई तो मेरी एक और फ्रेंड ने मुझसे पूछा, वो थोड़ी सी टॉमबॉय टाइप थी, अब तक की मेरी बेस्ट फ्रेंड वो रही है। तो उसने मुझे कहा कि हाँ जी भाई, ऐसे गले में हाथ डाल के कैसा रहा ऑडिशन। मैंने कहा यार वो मैं रिजेक्ट हो गई एंड दैट फलानी गर्ल गॉट सिलेक्टेड। कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही बात, मतलब तुम्हारा ऑडिशन था ना सारा? मैंने कहा हाँ, बट वो उसका इंटरेस्ट था तो मैं उसको भी ले गई और वो सिलेक्ट हो गई। और मैं, शी वाज शॉक्ड, तुम अपने ऑडिशन में किसी और को ले गई? अच्छा, वो लड़की ऑलरेडी वॉइस एक्टिंग कर रही थी जो मेरी फ्रेंड है, जो शॉक्ड हो रही थी। तो मैंने कहा हाँ मैं ले गई। मैंने कहा कि ऐसा होता नहीं है और मैं अब तुम्हें एक जगह रेकमेंड कर रही हूँ और वहाँ तुमने जाना है, किसी को लेके नहीं जाना, क्योंकि मैं वहाँ वॉइस एक्टर हूँ। अगर तुम लेके गई तो मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म टाइप्स वाली बात होगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप मुझे करो तो रेकमेंड। एंड दैट प्लेस वाज दैट प्रोडक्शन हाउस फैसल कुरैशी का, गेम ओवर प्रोडक्शंस, व्हिच आई टोल्ड यू। ओके, हमने बहुत सारी स्टोरीज की फिर। तो अब मुझे जाना था एंड आई वॉज ऑन माई ओन, आई वॉज डूइंग थिंग ऑन माई ओन। मेरे पास जाने के लिए ऊबर का रेंट नहीं था। तो जो मेरी फ्रेंड सेलेक्ट हुई थी उस दिन उसका चेक आया था वहाँ से जहाँ हम साथ ऑडिशन के लिए गए थे। और मैंने उससे कहा कि यार मुझे ना इतने अमाउंट चाहिए एंड मुझे ऑडिशन देना है। तो शी सेड यार भाई ने मुझे कहा है कि अब शादी है तो सेविंग करनी है, सो सॉरी आई कैन नॉट मेक दिस। मैंने कहा यार अच्छा ठीक है, ओके कोई बात नहीं। और मेरी दूसरी फ्रेंड ऑलरेडी समझ गई कि अगर ये मेरा वेट कर रही है तो दैट मीन्स कि इसका कुछ ऐसा है कि ये मेरे साथ ही जाना चाहती है। सो आई वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड दैट कन्विंस एट दैट टाइम। तो फिर मैं गई ऑडिशन के लिए और मैंने वहाँ से पता नहीं कितनी स्टोरीज़ की, कितनी वॉइस एक्टिंग की। फिर एक प्रोडक्शन हाउस ने मेरे थोड़ी सी अमाउंट चेक पे कम थी और मैंने कहा अच्छा होता ये है कि कभी कभी आप अपने पैसे जो हैं वो आप कहते हैं कि यार आप डोनेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन आप अपनी खुशी से कर रहे होते हैं। बट अनविलिंगली आपका कुछ बहुत छोटा सा अमाउंट भी कोई वो कर दे तो आपको वो कभी दिल पे लग जाता है। तो वो चेक में ऐसे मुझे ना दिल पे लग गया। बहुत ही छोटा सा अमाउंट था जो उन्होंने कम दिए थे पैसे मुझे, दैट वाज 1500 रुपीज़। मैंने कहा 1500 रुपये कम क्यों है इसमें? ठीक है। और मैं रोते रोते घर आई, रोते रोते लिटरली। ही कॉल्ड मी एंड मैंने उनको बोला अभी मैं ना रो रही हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। मैंने इतना ही ऑनेस्टली कहा। और अम्मी ने कहा तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा अम्मी मुझे 1500 रुपये कम मिले। तो अम्मी कहती हैं कि सारा इतने पैसे तो तुम आते जाते किसी को भी पकड़ा देती हो, तुम कैसे सोच रही हो कि ये तुम्हें कम मिले हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने कहा अम्मी मुझे दुख हो रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। एंड विद इन फ्यू आवर्स
आई गॉट अ कॉल, उन्होंने मुझे कहा कि हमें ना पंजाबी लैंग्वेज में, विच इज़ माई रीजनल लैंग्वेज आई वुड से, कुछ मेडिटेशन के कोर्सेज करने हैं और हमें 99% ऑफ द जगह से आपकी रिकमेंडेशन आई है और हम चाहते हैं कि आप हमारे पास आएँ और वो कुछ करना है। वो लिटरली बहुत छोटी सी वॉइस ओवर थी। उन्होंने कहा कि हमारा बजट बहुत कम है, हम सिर्फ आपको 1 लाख रुपए पे कर सकते हैं। अच्छा, मुझे हंसी आ रही थी ये सोच के कि आप जब 1500 रुपये के लिए रोते हैं तो रब आपको 1 लाख रुपए देता है। इट्स नॉट 1500 रुपये, इट्स नॉट 1 लाख रुपए, इट्स जस्ट दी percentage of that amount which is taken away from you, which is gone or which is about to meet you. तो wow also the वो कहते हैं ना रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन। तो अगर वो वाली जगह पे आपका हो जाता तो फिर ये जो आपने काम फैसल कुरैशी के साथ किया और ये जितनी भी प्रोडक्शन, जितने भी वॉइस ओवर्स, जितना ज़्यादा काम आपको मिला, जितने लोगों से आप मिली या जितने पैसे आपने बनाए, अगर ये डायरेक्शन नहीं होती तो फिर आप वो उतना सही काम करती शायद और मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। डेफिनेटली एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। मुझे ऐसा लगता है हम जब कहते हैं ना कि फ्री विल की बात हम करते हैं, वो ये छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं। क्या मैं उसे अपने साथ ऑडिशन पे ले जाऊँ या नहीं ले जाऊँ? अल्लाह की तरफ से आपका टेस्ट आ गया, आप ले गए, शायद उस टेस्ट में आप पास हुए, अगर आप मीन हो जाते तो शायद नहीं होते। और फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उस पैसे के लिए बहुत ज़्यादा आप सोच रहे होते हैं या कुछ उनको बुरा भला कह देते हैं या कुछ अपनी तरफ से नेगेटिव कर देते, तो शायद वो जो आगे आपके लिए वो परसेंटेज थी वो शायद नहीं होती। तो वो होना ना होना इज़ टोटली अपॉन योर फ्री विल। इसीलिए वो जब कहते हैं कि अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है और फिर कहते हैं कि पत्ता भी उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हिल सकता, उसकी अंडरस्टांडिंग मेरे लिए यही हुई कि जब आप चूज़ करते हैं टू स्टे पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट डायरेक्ट और रीडायरेक्ट योर जर्नी। तभी तो जो लोग प्रेडिक्शंस करते हैं या फ्यूचर बताते हैं, क्यों रब कहता है कि प्रेडिक्शंस कोई नहीं कर सकता, फ्यूचर सिर्फ रब को मालूम है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए वो ये कि इसीलिए क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी है ना, आप क्या एक्शन लेंगे उसकी बेस पे। आप पॉजिटिव सोच रहे हैं या आप नेगेटिव सोच रहे हैं, वही तभी अक्सर आपने मैनिफेस्टेशन में या एफर्मेशंस में लोगों को सुना होगा कि जो सोचते हैं वैसे ही होता है। हाँ। फिर अक्सर लोग कंप्लेन भी करते हैं, आपने सुना होगा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा तो होता ही नहीं है। नहीं, क्योंकि आप वो सोच रहे हैं जो नहीं होना, आप अपने खौफ को सोच रहे हैं। आप जो चाहते हैं आप तो वो सोच ही नहीं रहे, क्योंकि होना तो वही है जो आप सोच रहे हैं। और बिलीफ रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिड दैट चेंज यू एज अ पर्सन स्पिरिचुअली ऑल्सो? डेफिनेटली। यहाँ मैं एक नाम मेंशन करना चाहती हूँ। स्पिरिचुअली जब हम जब म्यूज़िक की क्लासेस में ले रही थी तो एक वर्कशॉप हुई नापा में, विच वाज कंडक्टेड बाय शीमा किरमानी जी, और कुछ 100 के करीब बच्चे थे। इत्तेफाक से मैं बिल्कुल उनके सामने बैठी थी जो मुझे पोजीशन बनी या मिली, और उन्होंने, हमें पता ही नहीं था कि वो सेशन किस बारे में है। मुझे मेडिटेशन का कुछ पता ही नहीं था, और उन्होंने मेडिटेशन करवानी शुरू की और हम उसको कर रहे हैं सारे बच्चे या स्टूडेंट्स, बट ये नहीं पता था मुझे पर्सनली, बाकियों को शायद पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इनहेलिंग, एक्सहेल, और आप तो उन्होंने एक बात कही जो मेरे दिमाग में बैठ गई। उन्होंने कहा कि ये आँखें सिर्फ बाहर देखने के लिए नहीं बनी, अंदर देखने के लिए भी हैं। और क्योंकि जब आप एक ही डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल आप अपना राइट हैंड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ग्रेजुअली उल्टे हाथ की प्रैक्टिस वो नहीं रहती। ऐसा नहीं कि वो यूज़लेस है, उसकी प्रैक्टिस वो नहीं है। फिर जो लोग लेफ्टी हैं उनकी प्रैक्टिस अगर ज़्यादा है तो उनका राइट हैंड इतना सपोर्टिव नहीं होता। तो मुझे ये समझ आया कि अच्छा, आंखें बाहर देखते देखते थकती इसलिए हैं क्योंकि अंदर तो आप देखते ही नहीं, खुद से तो आप मिलते ही नहीं। तो जब आप ख़ुद को देखना शुरू करते हैं तो सारी चीज़ें वहीं से चेंज, हमेशा अक्सर लोग कहते हैं कि चेंज इज़ ऑलवेज विद इन, दैट इज़ 100% ट्रू। छोटी सी बात है लेकिन समझनी बड़ी मुश्किल लगती है लोगों को, सिर्फ वर्ड्स लगते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब आप खुद बदलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पॉजिटिव हो गए किसी चीज़ को लेके या आपने कोई पॉजिटिव एक्शन लिया किसी के लिए, तो हो सकता है कि वो उसको एज इंसान बदल दे। तो उनकी वो वर्कशॉप ने मेरी लाइफ बदली, और मुझे नहीं समझ आया कि मैं बहुत रोई उस सेशन के बाद
और शी पिक मी अप, उन्होंने मुझे हक कर लिया. वो शायद वीडियो भी नोवा में बनी हुई थी और मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कनेक्शन है. एंड यू वॉन्ट बिलीव 2 days बैक डांस जंक्शन एक इवेंट हुआ आर्ट्स काउंसिल में. और क्योंकि मैं डांस सीखती थी तो जो मेरे डांस स्टूडेंट जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने कहा कि सारा तुमने आना है, हमें बस मैं चाहता हूँ कि तुम आओ. एक मेरा फ्रेंड रोहित, शी इज़ सॉरी ही इज़ लाइक माई यंगर ब्रदर, और उसने मुझे कहा कि मुझे एनर्जी चाहिए, तुम आओ. तो मैंने कहा ठीक है. और आई थिंक 13 या 16 साल बाद, मैं भूल गई हूँ, शीमा किरमानी जी वहाँ आई. और जो मेरे डांस के टीचर थे, मुझे पता ही नहीं था वो उनकी टीचर हैं. अच्छा. और मैं उनसे मिल नहीं पाई, बट मुझे वैसे ही रोना आया जैसे उस वर्कशॉप में आया था. सो अपने अंदर अपने आप को देखना बहुत ज़रूरी होता है. लाजमी नहीं है कि आप अपने आप को गिल्ट में ले जाने के लिए या कोसने के लिए देखें. शेम और गिल्ट, आई वुड से द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कोई जिस पे वाइब्रेट कर रहा हो, सबसे ज़्यादा लोएस्ट शेम और गिल्ट होता है. अगर कुछ हो गया तो हो गया, आप माफ़ कर दें. और माफ़ करना, मुझे ऐसा लगता है कि माफ़ी हम दूसरों से फिर भी मांग लेते हैं, ख़ुद से नहीं मांगते. माफ़ हम दूसरों को फिर भी कर देते हैं मगर ख़ुद को नहीं करते. तो वो जो गिल्ट और शेम में रहना है ना, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होती है. सो दिस इज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ आई वुड से calmness, peace. Even love is the highest, not the highest, but unconditional love is the highest frequency जो रब आपसे कर रहा होता है. रब को आपसे कुछ नहीं चाहिए. इवन हमारे जो किसी भी रिलीजन की अगर आप बात करें तो जो प्रैक्टिसेस जो भी फॉलो कर रहे होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं. हाँ, 100%. हमारे वुज़ू करने से हम साफ़ हो रहे हैं. तो हमारे नमाज़ पढ़ने से या सजदा करने से हमें ही फ़ायदा हो रहा है. सो रोज़ा रखने से हमारी ही हेल्थ बेटर हो रही है. तो जो भी डिज़ाइन ये इसी तरह से है, तो वो अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी, आई वुड से, मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. उसके बाद दोबारा मुलाकात हुई शीमा किरमानी से? मैं चाहती थी, लास्ट इवेंट में मैंने उन्हें पूरा ढूंढा, वो मुझे नहीं मिली. मुझे पता चला कि 29 को उनका एक इवेंट है अभी, वो जो डांस को सेलिब्रेट कर रहे हैं. मैं शायद भूल रही हूँ, शायद वर्ल्ड डांस डे है, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे पता नहीं है इसलिए मैं कह नहीं पा रही हूँ. और अगर है तो हम इसको कट करके ये कह सकते हैं क्योंकि डांस वर्ल्ड डांस डे है, तो वो सेलिब्रेट कर रही है. बल्कि जाना चाहिए आज का काउंसिल में डांस. अच्छा, एक बात और मैं मेंशन करना चाहती हूँ, अगर मैंने बहुत सारी लंबी बातें नहीं कर दी हैं तो, कि आर्ट फॉर्म, एनी आर्ट फॉर्म, इधर इट्स डांस, इधर इट्स पेंटिंग और सिंगिंग और व्हाटएवर, टीचेस यू अ लॉट. डिसिप्लिन वो ज़िंदगी जीने का सलीका है. मैं कहती हूँ ये स्टेज तक महदूद नहीं है, आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका है. जितने लोगों से मैं मिली हूँ, मरियम वुड ऑल्सो अग्री, जो भी नापा से जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, दे आर डिफरेंट पीपल, दे आर जस्ट डिफरेंट पीपल. Right? Is it about the art? Is it about Napa? Is it about the teachers there? I don't know. I would say हम अगर कहें कि अगर स्पिरिचुअल आस्पेक्ट से देखें कि रब क्रिएटर है, और जो क्रिएटिव लोग होते हैं, आर्ट से रिलेटेड हर इंसान क्रिएटिव है, तो वो सिर्फ उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा है. तो उसका डिफरेंट होने की रीज़न मुझे ये लगती है कि वो क्लोज टू नेचर है, वो सेंसिटिव है. वो चीज़ों को, अगर किसी पेंटर को आप पत्ते बनाते देखें तो वो उसकी खूबसूरती शायद एक पत्ते की ऐसी बयान कर देगा कि उसे शायद उस पत्ते में ज़िंदगी दिख रही होगी. और शायद वो ऐसा इंसान जो आर्ट से बहुत ज़्यादा मुंसलिक नहीं है, वो शायद उसको रिलेट भी नहीं कर पाएगा. तो इसी तरह से जैसे शायर होते हैं, जैसे एंड देन ऑल्सो जैसे एक्टर्स होते हैं, तो अगर आप कोई रोल कर रहे हैं तो फिर आप उस रोल को समझने के लिए उसकी पूरी कहानी जानते हैं. हाँ, उसका बैकग्राउंड देखते हैं. बिल्कुल. और फिर वो रोल भी आपको बहुत हद तक रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करता है. तो आई थिंक मुझे लगता है ये जो सारी स्पिरिचुअलिटी दैट कम्स फ्रॉम रिफ्लेक्शन मेनली, जैसे आप कहिए ना, विद इन यू हैव टू सी विद इन, that comes from reflection, and maybe art is something that helps you reflect. डेफिनेटली. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप कुछ भी इमेजिन करते हैं, दैट इज़ अ रियलिटी बिफोर इट टर्न्स इनटू अ रियलिटी. तो आर्टिस्ट सेंसिटिव कहने का मतलब ये है कि वो शायद इमेजिनेशन में चीज़ों को बहुत और ज़्यादा सेंसिटिवली, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान ही आर्टिस्ट है कहीं ना कहीं, बट आप सेल्फ अवेयर कितना है ये मैटर करता है. आप अगर नहीं है तो आप हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई भी बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल है.
सब के अंदर सुपर नेचुरल क्वालिटीज़ हैं। और मैं ये नहीं कह सकती कि मैं कोई बहुत बड़ा इंसान हूँ और जो दिलजीत है वैसा कोई नहीं हो सकता। दिलजीत अगर उस लेवल पे है तो वो डिज़र्व करता है, उसने उस तक मेहनत की होगी या उस चीज़ को डिकोड कर लिया। तो डेफिनेटली रिफ्लेक्शन है, और जब आप अंदर देखते हैं वही आप रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर कोटेशन भी होते हैं, आपने सुना भी होगा कि कोई भी आपके साथ अगर अच्छा या बुरा बिहेव कर रहा है तो वो ख़ुद को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को या अपनी फुलफिलमेंट को। अगर आपको किसी ने एकदम एनर्जेटिक फील करवाया, दैट पर्सन्स ऑरा, यू फील इंस्टेंटली। या फिर आपको किसी ने बहुत ज़्यादा डीवैल्यू फील करा दिया, दैट्स ऑल्सो दैट पर्सन्स ऑरा। लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू, एंड सम टाइम इफ इट इज़ ट्रिगरिंग यू, यू नीड टू लुक इनसाइड कि मेरे अंदर क्या कमी है ऐसी कि मैं क्यों ट्रिगर हो गई या मैं क्यों ट्रिगर हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपसे कहूँ कि कुछ टाइम पहले तक अगर मेरे बारे में कोई कुछ कहता, मेरे कुछ दोस्तों से मुझे पता चलता था कि कुछ दोस्तों ने ऐसा कहा, तो मैं बहुत रोती थी। और अब मुझे इफ़ेक्ट ही नहीं करता। उस वक्त मैं रोती थी क्योंकि वो शायद कहीं ना कहीं वो कमी या इनसिक्योरिटी एग्जिस्ट करती होगी। आप काम कर सकते हैं वक्तन फ़वक्तन उस पर, और अब शायद वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वैलिडेशन की अब ज़रूरत नहीं रही। तो अगर आपको ट्रिगर कर रहा है तक एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख कर रहे होते हैं, दैट इज व्हाई फिर आपको अफेक्ट कर रही होती है चीज़ें। बट व्हेन यू स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन, उसमें भी 2 लेवल्स हैं। फॉर एग्जांपल एक तो एक्सेप्टेंस है कि लेट्स से लोग कहें कि तुम्हारे बाल अच्छे नहीं है, अब मैं बुरा मान जाऊंगी, यार नहीं मेरे बाल, मुझे बालों पे काम करना पड़ेगा, मुझे सैलून जाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। यार एक तो एक्सेप्टेंस है, अगर मुझे भी ऐसा लगता है कि यार अच्छे नहीं है तो भी एक्सेप्ट कर लिया ना, हाँ ठीक है, ओके दिस इज़ नेचुरल। एंड देन द सेकंड स्टेज इज अच्छा मैं इस पर काम कैसे कर सकती हूँ, यू नो। या फिर तो आप एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर जाएंगे, नहीं भाई मुझे ऐसे ही चाहिए, मुझे यही पसंद है, खत्म हो गई बात, तुम्हें नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन ये पता कैसे चलेगा, क्या ये पता कैसे चलेगा कि आपको मूव ऑन करना है या आपको बालों पे काम करना है? वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं ना। ये पता ऐसे चलेगा, मुझे जो लगता है कि आप सेल्फ अवेयर कितना है। क्या आपके बालों को वाकई नर्चरिंग की ज़रूरत है? क्या आप अगले के माइंडसेट को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि वो कहाँ पर वाइब्रेट करके आपको वो क्या बात कह रहा है? क्या वो जेलसी रिफ्लेक्ट कर रहा है? क्या वो किसी तरह की इनसिक्योरिटी रिफ्लेक्ट कर रहा है, या वो आपके लिए वाकई जेन्युइन फीलिंग रखता है? तो ये अंडरस्टैंडिंग सामने वाले की भी तब, ऑब्जर्वेशन नॉट जजमेंट बट ऑब्जर्वेशन के वे में तब आएगी जब आप खुद को जानते होंगे। अगर मुझे पता ही नहीं है, अगर मैं अपनी ही खुद को पहचान ही नहीं पा रही हूँ कि मुझे मेरे बालों पे या स्किन पे काम करना है और मैं कंफ्यूज हूँ, तो मैं डेफिनेटली वैलिडेशन भी सीख करूँगी। और मैं उस अगर मुझे कोई मैनिपुलेट या उलझाने की कोशिश करेगा तो मैं उसमें कंफ्यूज भी हो जाऊँगी। यहाँ पर हम बहुत सारे लोग स्टक होके अपने करियर के फैसले चेंज कर देते हैं, हाँ, और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यस, ओह यस। और कुछ लोग, और लोगों जो कहने वाला है वो छोटी सी बात कह गया, लेकिन किसी पर कितना असर हुआ उसका। फॉर एग्जांपल इन अ पॉजिटिव वे, शीमा किरमानी जी की वो इतनी सी बात कही, वो इतनी सी नहीं थी, वो बहुत बड़ी बात थी, पर जिसने उस बात को समझा उसकी ज़िंदगी किस तरह बदल गई। और इसी तरह अगर कोई नेगेटिव बात किसी के दिल पे इम्पैक्ट कर गई है, तो जो कहने वाला है उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि आप काइंड रहने का, जो हम अक्सर कहते हैं कि आप काइंड रहें, काइंड रहने से आपके पैसे नहीं लग रहे, आपका कुछ नहीं जा रहा। But you are right, this tells more about the other person ना। Yes. So now we can't stop everybody. We just cannot can't. stop everybody. We can मगर ये change. पता है कैसे चलेगा? अभी अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि सारा तुम बहुत रफ एंड टफ हो, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है। मुझे इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने एक पार्टी रखी थी, नॉट पार्टी बट जब फ्रेंड्स गेट टुगेदर, तो उन्होंने कहा कि सारा अगर आएगी तो सारा के लिए तो बोतल मंगानी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि मैं नहीं पीती हूँ। अच्छा, मुझे किसी भी चीज़ को ओन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ़ आई डू नॉट डू एनीथिंग, आई डू नॉट डू इट। तो उसने मुझे दूसरी बार कहा कि नहीं सारा के लिए तो मैंने उसी लम्हे में ये रियलाइज़ किया कि इसने मुझ पर ट्रस्ट नहीं करना, और इसने वही सोचना जो उसने सोच लिया है। हाँ. तो मैंने कहा यार असल में मुझे जो पीना है वो तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो मैंने उसको एग्जैजरेट कर दिया कि आई डू नॉट नीड योर वैलिडेशन। बट ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर क्या चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है किसी की अपनी इनसिक्योर थिंकिंग, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि वो किसी तरह से कहीं पर स्टक है।
I think so that is the difference between or maybe the way from insecurity to security. क्योंकि अगर मैं खुद insecure हूँ तो मुझे हर बात का फ़र्क पड़ेगा. मैं एक अपने गेस्ट से भी बात करी थी इस बारे में, और हम कि एक जर्नी, अगर आप एक इनसिक्योर इंसान है और आप सिक्योर इंसान है, एंड उमर जालियावाला, आई रिमेंबर ही सेड, दुनिया ही अलग है. अगर तुम इनसिक्योर हो तो तुम्हारी दुनिया बिल्कुल अलग है. अगर तुम सिक्योर हो तो तुम्हारी दुनिया ही अलग है. क्योंकि एक इनसिक्योर इंसान को हर बात का फ़र्क पड़ता है. हम लोगों के मुंह नहीं बंद कर सकते, लेकिन हम अपने आप का नज़रिया चेंज कर सकते हैं, राइट. तो अगर मेरे साथ कोई बुरा बिहेव कर रहा है, वो मुझे कुछ बुरा बोल रहा है, या उसने किसी वक्त में मुझसे प्यार से बात नहीं की, अगर मैं इनसिक्योर हूँ तो मुझे बहुत लग जाएगा कि यार ये उससे तो प्यार से बात कर रहा है, लेकिन ये मुझसे प्यार से बात नहीं कर रहा, मुझ में क्या कमी है, क्या मैं अपने आप को छोटा समझने लग जाऊंगी फिर, अगर मैं इनसिक्योर हूँ. लेकिन अगर मैं सिक्योर हूँ तो भले ही कोई मुझे डिफरेंटली ट्रीट कर रहा है, दैट विल नॉट बॉदर मी एट ऑल. तो वो जर्नी तो आपको तय करनी पड़ेगी. बिल्कुल तय करनी पड़ेगी. इससे रिलेटेड एक अभी रिसेंट एक चीज़ हुई और मैंने रियलाइज़ की. मैंने कहा अच्छा सर नाइस, ये अच्छी बात हो रही है, क्योंकि आप हर लम्हा सीख रहे होते हैं. इट्स जस्ट द फैक्ट कि आप रियलाइज़ कर रहे हैं, क्या रियलाइज़ कर रहे हैं उसे. मुझे अक्सर मेरे दोस्त ये शिकायत करते हैं कि सारा गायब हो जाती है, मिलती नहीं है. और क्योंकि मैं मल्टीपल चीज़ें कर रही होती हूँ तो अब जहाँ पर हूँ वहाँ पर हूँ, और हाजिर रहना भी ज़रूरी होता है. तो जब भी फिर मुझे, कल मैंने ऐसे ही एक फ्रेंड को फ़ोन किया कि यार ये अक्सर शिकायत करते हैं, तो आज हम कहीं बैठ के खाना खा लेते हैं. और मैं जिम में थी, तो मैंने कहा यार तुम कहाँ हो, हम जिम के बाद चाय पीते हैं. मैंने कहा कि यार मैं अभी तो एक दोस्त के पास आ गया हूँ, तो हम फिर कभी मिलते हैं. तो मैंने कहा ठीक है, ये मुझे बोलते रहते हैं, अब मैंने बोला तो अब मैं ये भी सोच सकती थी कि यार मैंने बोला है तो तुम अब अवेलेबल नहीं हो, या क्यों अब ये मुझसे मिलना नहीं चाहते. एंड उसी के अराउंड बहुत सारी सोचें. और इन सोचों पे मैं एक और बात कहना चाहती हूँ इसके बाद. तो मैंने कहा कोई इशू नहीं है, तुम टेक योर टाइम. और उसने मुझे कहा मैं 1 घंटे में फ्री हो तो मैं तुम्हें बताता. मैंने कहा हाँ फाइन. और मैंने सोचा कि यार अगर ये आ गया तो हम चाय पियेंगे, और अगर ये नहीं आया तो मैं ये करूँगी. और फिर उतनी देर में जब मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली तो मुझे भूख लगी. तो मैंने कहा यार मुझे खाना खाना. अच्छा मुझे क्या खाना है, मुझे ये खाना है. कोई मेरे साथ है या नहीं है, मुझे क्या खाना था, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कैसे बैठना है, मुझे क्या फ़ील करना है, किसी भी एक्सटर्नल चीज़ ने मुझे इफ़ेक्ट नहीं किया. ज़बरदस्त. मैं वहाँ बैठ के इनफैक्ट एक बुक पढ़ रही थी जिसका टाइटल है डू नॉट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक. बहुत ही प्यारी बात उसमें लिखी हुई थी थिंकिंग के बारे में, कि थिंकिंग जो है वो थॉट और थिंकिंग में फ़र्क होता है. सो थिंकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अ थॉट. थॉट बड़ा नेचुरल होता है. आप कहते हैं ना अरे आमद, कोई पॉजिटिव बात आ गई, आपको कुछ पता लग गया, दैट इज़ वन पीस. ठीक है. और जब उस पर यू कीप ऑन प्रोसेसिंग दैट थॉट इज थिंकिंग. और जितनी आप थिंकिंग बढ़ाते चले जाएंगे, आपका ब्रेन डिज़ाइन सर्वाइवल मोड के लिए हुआ है, आपको डराने के लिए या खौफ में रखने के लिए, विच इज़ समटाइम्स पॉजिटिव, कि रात को अंधेरे में अगर आप अकेले निकल गए और खुदा ना खास्ता कोई हादसे से बचाने के लिए. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो खौफ बिला वजह होता है. आपका ब्रेन क्रिएट कर रहा होता है, क्योंकि वो डिज़ाइन ऐसे हुआ है कि इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना, ये गर्म है, वो सर्वाइवल मोड के लिए. वो आई थिंक वो डिज़ाइन वैसे नहीं हुआ, बट वो it's about parenting mainly. So I talked to Shiri Naqvi and let me know what do you think about it. So she said कि बचपन से हमें डराया बहुत जाता है, और हम अगर बच्चों में वो डर ना डालें कि लेट्स से मग पकड़ रही है वो तो पकड़ो, नहीं पकड़ो, गिर जाएगा, वरना छोटा सा बच्चा है, लाइट मत ऑन करो तुम्हें करंट लग जाएगा, सोफे के पास अब हिलो मत क्योंकि तुम गिर जाओगी. तो हम इतना डर डाल देते हैं. और जिस बच्चे में डर नहीं होता, बच्चा जब पैदा होता है तो शी सेड कि वो आँख में देखता है, वो नज़रें नीची नहीं करता, वो आई कांटेक्ट मेंटेन करता है, उसमें पैदाइशी कॉन्फिडेंस होता है. कॉन्फिडेंस गिराने वाले हम लोग होते हैं. हम उसे इतना डरा देते हैं कि फिर जब वो धीरे धीरे 4 ईयर ओल्ड 5 ईयर ओल्ड वो आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करेगा, वो बात में परमिशन लेगा, वो हर चीज़ में डरेगा, पूछने से पहले बहुत घबराएगा. वरना अगर पेरेंटिंग ऐसी हो कि उसको हर चीज़ में फ्री रखा जाए तो वो कॉन्फिडेंस शैटर भी नहीं होगा और वो डरेगा भी नहीं. तो ये जो ब्रेन वायरिंग वाली बात है ना, आई थिंक पेरेंटिंग, इससे तो मैं 100% अग्री हूँ. और मैं यही बात आगे कहने वाली थी कि ये एक बात हो गई कि फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह से अगर लें और इसके आगे अब जब चलें तो अब हर वक्त पॉजिटिव सोचना. सो बेसिकली पॉजिटिव सोचना कुछ नहीं होता, ना सोचना पॉजिटिव होता है. तो जब छोटे बच्चे की स्टेज को आप देखते हैं तो वो देखिए जॉय एंड पीस पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं आ रहा. जो सोचने का प्रोसेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू नेगेटिव थॉट्स.
या नेगेटिविटी, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू पॉजिटिविटी, क्योंकि जितना कम आप सोचेंगे उतना आप पीस में रहेंगे, उतना जॉय फील करेंगे. बच्चे कुछ भी सोच नहीं रहे होते, वो मूवमेंट में होते हैं, वो फेयरलेस होते हैं, वो हंसेंगे. और जब कंडीशन जो हम कह रहे हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन, सोसाइटी की कंडीशन, कल्चरल कंडीशन, इट्स नॉट जस्ट पेरेंटिंग, क्योंकि पेरेंट्स आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग that is generational, that is maybe cultural, that is maybe in being in a society. और वो रिफ्लेक्शन फिर आपके अंदर इतनी ज़्यादा बिल्ट इन होनी शुरू हो गई कि आप, क्योंकि छोटा बच्चा डेफिनेटली इसीलिए आँख में देखता है, वही हमारी एक्चुअल स्टेट है जिसमें हम रहें. इट इज़ जॉय एंड पीस. सो जॉय एंड पीस ऐसे नहीं है दैट यू नीड टू सीक और आप कुछ करके उसको अर्न कर रहे हैं. नेचुरली आप बने ही जॉय एंड पीस के लिए हैं. ये वर्ड तो हमने खुद ओवर थिंकिंग कर करके उस थॉट को खराब करके, is not designed that way, we have designed our brains or you know, we have designed our mind that way. Okay, another question. You mentioned off camera कि physical exercise also plays a greater role. Yes. And you said कि जब आप vocal exercises करते हैं तो उससे आपकी body पर भी फर्क पड़ता है. Yes. Tell us more on that. अगर स्पेसिफिकली वॉइस एक्टिंग की बात करें तो जो वोकल एक्सरसाइजेज हैं वो आपके डिफरेंट रेजोनेटर्स होते हैं. आप चेस्ट, स्टमक, थ्रोट, योर नेजल वॉइस, योर हेड वॉइस, और मल्टीपल वॉइस एक्टिंग में अलग अलग एरियाज़ की वॉइस सपोर्ट कर रही होती है. और अगर वो एक्टिव नहीं है और आपका जो माउथ एरिया है वो उसका एक्टिव होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे कुछ दिन पहले एक जर्नलिस्ट हैं, वो वॉइस ओवर्स करती हैं, उन्होंने कहा कि सारा मुझे एक टिप चाहिए कि मैं जब वॉइस ओवर्स करती हूँ तो उसमें तुम्हें अगर लगता है कि मैं कुछ बेहतर कर सकती हूँ तो मुझे बताओ. तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे कुछ भेजें, मैं सुनूँ. और फिर मैंने उन्हें लाइव सुना तो उनकी ज़बान सपोर्ट नहीं कर रही थी डिलीवर करने के लिए उस कंटेंट को, जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी या एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन या स्ट्रेसेस रिक्वायर्ड थे, वो उनकी ज़बान सपोर्ट नहीं कर रही थी. तो मैंने कहा कि आपको अपनी टंग ट्विस्टर करना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और ये आप बेहतर होगी. तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है. ठीक है. तो बहुत सारी यूट्यूब पे बहुत सारी वोकल एक्सरसाइजेज फॉर सिंगर्स, फॉर वॉइस एक्टर्स, ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होते हैं. आप उनका फीडबैक देख के उनकी डेफिनेटली रेटिंग्स एंड वो सब चीज़ें मेजर करके आप देखें कि कौन आपके लिए बेहतर है. तो आप मल्टीपल एक्सरसाइजेज जो आपके फेशियल मसल्स को एक्टिव करे उस वॉइस एक्टिंग के लिए, और आपके रेजोनेटर्स को, आपके कॉर्ड्स को. और हम अगर इसको इन स्पिरिचुअल वे में देखें तो इफ़ वी टॉक अबाउट, आजकल बहुत लोग चक्रास के बारे में बात कर रहे होते हैं. तो जब आप अपने स्टमक वॉइस, अपना डायफ्राम एक्टिव कर रहे होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एक्टिवेट योर व्हाट डू वी कॉल इट, आई डोंट नो, द येलो चक्रा. मैं नाम भूल गई हूँ. उसकी एक्टिवेशन हो रही होती है. ऑरेंज चक्रा की एक्टिवेशन हो रही होती है. जो येलो चक्रा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज़ एसोसिएटेड विद योर फेम, विद योर मनी साइकिल, एंड योर the orange chakra goes for your creativity. So it is, if these lights are balanced, तो आप और एरियाज़ में एक्सेल या ग्रो कर रहे होते हैं. और जब आप चेस्ट पे वोकल के थ्रू ही प्रैक्टिस करके काम कर रहे हैं तो दैट एक्टिवेट्स योर हार्ट चक्रा. तो वो आप इमोशनली अगर कहीं इम्बैलेंस हैं, वहीं जहाँ बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ की बात आती है, तो वो भी आप बैलेंस हो रहे होते हैं. क्योंकि लाइट बॉडी तो होती है, ये प्रूफ भी हुआ है बहुत. एक कैमरा भी, आई डोंट नो कौन से सन में था, जिसने कैप्चर किया कि ऑरा वो इन्हीं लाइट पॉइंट्स से बन रहा होता है, जो 7 पॉइंट्स कहे जाते हैं हमारी बॉडी में होते हैं. रेड एंड ऑरेंज एंड येलो एंड ग्रीन एंड देन ब्लू फॉर योर थ्रोट, एंड देन पर्पल ब्लू, एंड देन ब्लूइश और पिंकिश चक्रास. तो अब स्पिरिचुअली ग्रो करना, देखें, जब हम पैदा हुए हैं तो आपको एजुकेशन दी जा रही होती है दुनिया में, उसके लिए आपको दीनी तालीम दी जाती है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए. बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिर्फ फिज़िकली ग्रो कर रहे होते हैं, हमारी मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ कहीं स्टक हो जाती है. तो अब आपको वक्त के साथ जब आपकी फ़िज़िकल बॉडी इतनी ग्रो कर गई है तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी उतनी ही होनी चाहिए. तो वो आपको मल्टीपल डोमेन में बहुत हेल्प आउट कर रहा होता है. ऐसा नहीं कि आपकी स्पिरिचुअल बॉडी और आप
की बॉडी फिजिकल वो अलग अलग हैं, अलग अलग नहीं है बिल्कुल, इनका कनेक्शन है, इन्फ्लुएंस करते हैं बिल्कुल इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को. ओके सो आई एम श्योर द पीपल वुड बी वाचिंग अस वो बड़े क्यूरियस होंगे कि लाइक ये वॉइस ओवर्स होते कैसे हैं, तो थोड़े से तो एग्जांपल देनी पड़ेगी. आपने न्यूज़ में मुझे डिच कर दिया क्योंकि यू फील कि न्यूज़ बहुत बोरिंग है आपके लिए और आपको पेपर चाहिए होगा पढ़ने के लिए, लेकिन फॉरगेट न्यूज़, वी कैन डू सम डिफरेंट कैरेक्टर्स. हूएवर इज योर फेवरेट कैरेक्टर और योर फेवरेट वॉइस ओवर? Actually, time tales are being my favorite thing as voice acting at the moment, I would say. जैसे मैं अभी आपको सुनाया था जी तो पाकिस्तान लीग वाला, तो वो दोबारा कर लेते हैं. एंड देन बहुत सारी अनाउंसमेंट्स होती हैं, कुछ मैंने की हैं, कुछ को हम मिमिक कर सकते हैं. So let's say if we talk about the time tale, जी तो पाकिस्तान लीग, देखिए ARY पर अगला प्रोग्राम. लेट्स से हम कभी लिफ्ट में जाते हैं और कुछ लिफ्ट्स में वोकल साउंड भी होता है. लेट्स से यू आर इन द लिफ्ट एंड द डोर इज क्लोजिंग, गोइंग अप, ये भी आपने करा है. गोइंग डाउन, द डोर इज ओपनिंग. आई हैव नेवर डन दिस लिफ्ट थिंग, बट डेफिनेटली वो सुन के वॉइस एक्टर हैं तो एक्टर फिर क्यों ही हैं अगर हम उसको कर नहीं पाएंगे तो. एंड देन एड भी है. एड को कोई कंटेंट मुझे याद नहीं है, बट जो याद है वो सुना. आइडियाज़ का आइडिया काफ़ी टाइम पहले किया था मैंने, लेकिन रिपीट कर देते. ब्रांड के आइडिया बोल सकते हैं ना हम, ठीक है. सो एंड हाइपर स्टार का कर सकते हैं एक्चुअली. सो अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू फॉर कॉलिंग हाइपर स्टार, where you can find all brands under one roof. Press 1 for Karachi. And then Urdu version, Assalamu alaikum. Hyperstar कॉल करने का शुक्रिया. जहाँ बसी है ब्रांड्स की एक दुनिया, कराची के लिए एक मिलाइए या एक दबाएं. एंड ये अनाउंसमेंट्स बैंक में जब आप जाते हैं तो टोकन के लिए कभी आप वो भी अनाउंसमेंट हो रही होती है. एंड sometimes it says ticket number 240, please proceed to counter number 4, thank you. वाओ. सर वो तो मुझे तो लगा इतने सारे नंबर्स हैं, ये इन्होंने AI कर दिया होगा. कितने नंबर्स बोलेगा इंसान? तो आप सारे नंबर्स रिकॉर्ड करके नंबर्स रिकॉर्ड कर नंबर्स यूजुअली AI बहुत सारे, वैसे वॉइस एक्टिंग को AI बहुत ज़्यादा टेक ओवर कर भी रहा है, तो बहुत सारी होंगे अभी, बट करते भी रहे हैं. नंबर्स के केस में फॉर एग्जांपल अभी 245 है. फॉर एग्जांपल आपने 1 से लेके आपने 0 तक या 10 तक या कह दिया, तो वो उसको अलाइन कर लेंगे. 0 0 1. वो आपने देखा कभी पॉज आ रहे होते हैं, क्योंकि वो नंबर तो एक दफ़ा अब अलाइनमेंट जब चेंज हो रही होगी, जो भी न्यूमेरिकल जो भी फॉर्मेशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग वो उसको प्लेस कर देंगे. 1 5. एंड आपने जब रिकॉर्ड किया था तो ये यूँ था 1 2 3 4 5 3 2 5. सो दिस वे. जबरदस्त. अभी गाना भी सुनाएंगे आपको, पता है शी इज अ वेरी गुड सिंगर आल्सो. यार डोरा आपने प्रोड्यूस किया है. हाँ. मतलब भले ही आपने वो कैरेक्टर प्ले नहीं किया, आपने प्रोड्यूस तो किया ना. हाँ प्रोड्यूस तो किया, बट निकलोडियन के और भी बहुत सारे कंटेंट हमने किए हैं जिसमें मैंने कुछ ना कुछ एक्ट भी किया है. स्पंज बॉब वाज वेरी ऑल्सो वेरी फेमस प्ले, और स्पंज बॉब की फ्रेंड होती है सैंडी का कैरेक्टर मैंने प्ले किया था. सैंडी वाज वेरी हाई पिच कैरेक्टर. क्या डायलॉग कुछ भी बोल देते हैं, जैसे हेलो स्पंज बॉब, तुम कहाँ थे? Wow. So maybe this So way. these are different pitches completely. Yes. Right? And जब आप हाई पिच पे होते हैं तो you use your nasal voice and your head voice. The फॉर एग्जाम्पल अगर हम टंग ट्विस्टर की एक्सरसाइज भी अगर बता दें तो वो एक्सरसाइज भी बेनिफिशियल होगी. सो इट गोज फ्रॉम डाउन टू दी अप, और आपको पता चल जाएगा कि अब ये आवाज़ जो है ना गले से ऊपर चली गई है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिप रोल लेट्स से करते हैं तो इनहेल एंड देन so that
high Oh, note yeah, is very ज़बरदस्त, high and that is not coming out of your throat, it is your head voice or maybe your nasal voice. Especially these are required for cartoon characters, right? कार्टून कैरेक्टर्स के लिए हाई पिच रिक्वायर्ड होती है. हाँ. मुझे बहुत मुश्किल लगते हैं, इसीलिए मैं बहुत कम करती हूँ क्योंकि वो बहुत हाई पिच होते हैं. एंड लो पिच के लिए वैसे फिर आप यू गो डाउन डाउन एंड डीपर डीपर. प्रैक्टिस पे टंग रोल भी इसी तरह से होता है. But these are never It written has in to be. scripts, right? These are never written in scripts. ये आप खुद create करते हो. No, right? this basically for example अगर आप किसी एथलीट को ये कहें कि वो जो भी एक्सरसाइजेस करता होगा वो कहीं वो उसकी प्रैक्टिस नहीं होगा. हाँ. वो उस वक्त ऑन तो ग्राउंड आपको नहीं होगा. character दे दिया है ना, you have अब आप थोड़ा सा उसको improvise भी करते होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल करते हैं. आप जब फॉर एग्जांपल जब आप कैरेक्टर को देखते हैं तो आप खुद से इमेजिन भी करते हैं उस कैरेक्टर को कि आपके लिए वो कैरेक्टर कैसा है. और फिर एक जब आप डब करते हैं ना तो डबिंग में ऑलरेडी कंटेंट ओरिजिनल लैंग्वेज में आपको मिलता है. एंड उस ओरिजिनल लैंग्वेज में उस इंसान ने जो भी पिच उसको दी है या जो भी डिज़ाइन उसको किया, क्योंकि ओरिजिनली तो वहाँ से ओरिजिनेट हो गया. दैट इज़ वाई यू आर कॉलिंग इट डबिंग नॉट ADR. तो वो ओरिजिनल नहीं है तो आप ओरिजिनल को सुन के भी फॉलो करते हैं. मोस्टली ऐसा ही होता है. और डबिंग में जब आप कुछ कैरेक्टर कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर एन एक्टर यू हैव मार्जिन. अगर आपको कहा गया है कि आप फॉर एग्जांपल आपने किसी को कत्ल किया और अब आप रेग्रेट कर रहे हैं और अब आप एक ऐसी कुछ साइकोलॉजिकल उससे गुजर रहे हैं और आप बहुत सारे इमोशंस मल्टीपल प्ले कर रहे हैं, तो आपके पास ग्राउंड है कि आप हंसी कितनी रखेंगे, आप रोना कितना रखेंगे, आप उसको पागलपन कितना दिखाएंगे. यहाँ सिर्फ आप अपनी आंखों से बता देंगे. आपके पास ग्राउंड है. बट व्हेन इट कम्स टू डबिंग तो आप जो मैं इसको कहती हूँ अक्सर कि अदाकारी पे अदाकारी सदाकारी. तो वो एक्टिंग हो चुकी, वो एनवायरनमेंट उतना जितना होना था वो हो गया. अब आपने जस्टिफाई करना, एक्स्ट्रा भी नहीं करना और कम भी नहीं करना. फिर उसकी जो टोन है वो उस कैरेक्टर ने जिस हिसाब से जो टोन उसके फेशियल एक्सप्रेशन को सूट कर रही है मैच करना पड़ेगा. वो मैच करना है. फिर उसके लिप्स के साथ आप वर्ड्स ऐसे यूज़ करेंगे अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि रस्मुल ख़त का डिफरेंस होता है लैंग्वेजेस में. फॉरेन कंटेंट फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश में है और फिर आप उसे उर्दू में कर रहे हैं तो वर्ड्स की गिनती का डिफरेंस आ जाता है. तो वो सिंक्रोनाइज करने में उसको आप फिर फॉर एग्जांपल अगर मुझे तुमसे मोहब्बत है, आई लव यू, अब उसको आपने जब सिंक करना है तो वो फिर आप देखेंगे कि वर्ड्स कितने वर्ड काउंट ज़्यादा ना हो कम ना हो. और वो जो लिप्स की मूवमेंट है उसको सपोर्ट करे. क्या लिप्स क्लोज हो गए या राउंड थे या मुंह खुला था या एंड में मुस्कुराहट थी या बात करते करते सांस ड्रॉप डाउन किया या सांस लेकर बात की. लेकिन लिप सिंक तो वैसे भी नहीं हो पाएगा ना. नहीं हो जाता है बहुत ज़्यादा. लैंग्वेज डिफरेंट है लेकिन हो जाता है समहाउ. अच्छा, आप ये भी कह रही थी कि जब हम एड्स के लिए करते हैं, जैसे भी वो हानिया आमिर वाला ऐड दिखा रही थी, तो उसमें फिर आपको म्यूजिक के साथ भी मैच करना, म्यूजिक के पिच के साथ भी मैच करना है ना. म्यूजिक के पिच के साथ भी. अच्छा, सिंक वाली बात पे एक और बात कहना चाहती हूँ, फिर मैं म्यूजिक वाली बात भी करते हैं. मैंने एक कैरेक्टर किया था, वन ऑफ द कैरेक्टर इन अर्थुल गाजी. लैला हलब के सुल्तान की बहन होती है और आई कैन शेयर द क्लिप ऑल्सो, यू कैन लेटर ऑन आप उसको लगा सकते हो. तो वो जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये शायद इसी लैंग्वेज में है. वो सिंक इतना ब्यूटीफुली हुआ है और वो शायद डायलॉग मुझे याद भी है कि जंग में तो आप कामयाब हैं. अर्थुल गाजी से कह दिया कि जंग में तो आप कामयाब हैं लेकिन इश्क में नाकाम. मैं बहुत डर गई थी कि कहीं कुछ हो ना गया हो आपको. तो वो उर्दू बोली है और रियल में डेफिनेटली वो टर्किश में. बट आप जब क्लब दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि वो इश्क में नाकाम. मे बी उसने जब कुछ ऐसा वर्ड कहा कि जिसमें मीम था या क्लोज हो रहा है. Okay. तो ये थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ होती हैं. डबिंग इज़ मोर टेक्निकल एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग. यस. एंड उस पॉइंट पे जो आपने पूछा कि म्यूज़िक, हम जैसे सुर तो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं हवा में, जैसे हम बात कर रहे थे इनिशियली भी. तो जब म्यूज़िक किसी भी सुर पे या कोई भी पिच पे डिज़ाइंड है और अगर आपने ऑडियो उसको सिंक करके नहीं किया या उसकी हारमनी नोट्स के साथ नहीं की है तो बहुत क्लैशिंग साउंड करेगा. फॉर एग्जांपल अगर कोई पियानो स्टूडेंट है और वो पियानो सीख रहा है और उससे गलती से गलत नोट
बज गए। तो आप सुनने वाले अगर एज अ लिसनर हैं तो भी आप अगर म्यूज़िक नहीं पढ़ रहे तो भी आप समझ जाएंगे कि कुछ गलत हुआ है, कुछ क्लैशिंग हुआ है, क्योंकि वो हारमोनी में नहीं था। तो वो आपको पता लग जाएगा, पता लग जाता है, भले ही मैं टेक्निकल नहीं भले ही आप बट आप सुन पाएंगे। तो इसी तरह से म्यूज़िक हैज़ अ लॉट टू डू विद वॉइस ओवर, कि वो अब जैसे हमने शुरू में जो प्ले किया था कि वो सूदिंग वॉइस थी कि फूलों जैसा चेहरा स्टाइल में कहानी, क्योंकि उसका म्यूज़िक बहुत सॉफ्ट एंड वो विजुअल बहुत सॉफ्ट से थे। एंड देन नॉर का वो जो ऐड था कि अब तो इफ्तारी ऐसे ही बनेगी, क्योंकि म्यूज़िक वाज वेरी हाई, तो उसको मैच करना वॉइस ओवर्स में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Wow, I loved it. I enjoyed the podcast to the core, and I am going to watch it myself for sure. I'm sure Mariam is going to watch. Mariam, मैं आपको link दूंगी. But thank you so much for being with us today. Thank you so much for calling me. It is such a lovely आपको जाने नहीं meeting. दूंगी, आपने गाना सुनाना है पॉडकास्ट में नहीं, ये हम क्लोज कर देंगे, बट वो रील रिकॉर्ड करके हमने लगानी है इंस्टा पे, तो you better be prepared for singing today. मैं ये बता दूं आपको, वैसे मैं गाती नहीं हूँ कभी भी, बट गा लेंगे। एक्टिंग भी कर चुकी है। हाँ, एक्टिंग भी थी। अभी हम इनसे गाना गवाते हैं पहले। अच्छा, क्या कर दिए हैं? मैं हाँ प्रोड्यूसर आज कुछ प्रोड्यूस भी कर रही हूँ, क्योंकि जब निकलोडियन के प्रोजेक्ट्स किए तो मुझे ऐसा लगा कि जब डबिंग को एज प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कर सकते हैं, तो मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस था एज एन एसोसिएट प्रोड्यूसर एंड देन असिस्टेंट डायरेक्टर, तो वो बहुत काम आया मेरे लिए एज एन एंटरप्रेन्योर। और मैंने फिर अपनी जर्नी एज प्रोड्यूसर भी स्टार्ट की अपनी ही कंपनी से, गिल स्टूडियो। और कुछ सिंध गवर्नमेंट के लिए हमने डॉक्यूमेंट्री एंड देन कुछ प्राइवेट DVCs प्रोड्यूस किए, अभी भी कुछ पाइपलाइन में हैं। तो वो भी thank you so much. Stepping up to this entrepreneurial journey, and which is going to make you more in the field. अब सिर्फ दूसरों से काम नहीं करना है, अब काम करवाना भी है, अब कमाएंगे भी। अच्छा, एक और बहुत लकी बात हुई मेरे साथ। लकी क्या, मैं अक्सर कहती थी कि मुझे एक्टिंग करनी है। अच्छा, आई couldn't get a chance to act, I don't know why. तो हालांकि मैं पूरी तरह से फील्ड में हूँ, तो या फिर मेरी लैकिंग होगी, मैंने शायद उतना परस्यू नहीं किया होगा। बट जिन डायरेक्टर्स को मैं कभी चाहती थी या जिन एक्टर्स के साथ काम करना चाहती थी, मैंने उन्हें कास्ट किया। फैसल कुरैशी के लिए जब हम फिल्म कर रहे थे, आपको डिफरेंट रूट से लेकर आए। बिल्कुल। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई जर्नी। मैं कहती हूँ एक छोटी सी बात के फ़ख्र और गुरूर में डिफरेंस होता है। मुझे गुरूर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बट मुझे खुद पे फ़ख्र है। यस, आई थिंक सबको होना चाहिए। वो कहते हैं ना, हार जाओ तो घबराना नहीं, जीत जाओ तो पगलाना नहीं। Yes. We should always remember हाँ that. जी, बिल्कुल ऐसा है। Thank तो you so न much, घबराते भी नहीं और पगलाते भी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।